हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज हम हमारे प्रीवियस जो टॉपिक था कॉलम उसी को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने यूलर्स बकलिंग थ्योरी पढ़ी थी, तो हम आगे देखते हैं। हमने यूलर्स थ्योरी में क्या फॉर्मूला पढ़ा था। हमारा जो क्रिटिकल लोड था उसका फॉर्मूला निकल के आया था पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर, और जो हमारी यील्डिंग स्ट्रेस आई थी उसका फॉर्मूला था पाई स्क्वायर E अपॉन लैम्डा C का स्क्वायर। तो ये जो लैम्डा C था हमारा, ये स्लेंडरनेस रेशो था, और इसको कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला था, KL अपॉन R या LE अपॉन R। और ये जो LE था वो क्या था, हमारा इफ़ेक्टिव लेंथ। तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे एंड कंडीशन वेरी करेगी हमारे इफ़ेक्टिव लेंथ की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हमने देखा था कि इस इफ़ेक्टिव लेंथ क्या होता है, दो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर या ज़ीरो बेंडिंग मूवमेंट वाले जो दो पॉइंट हैं उनके बीच की दूरी को हम बोलते हैं इफ़ेक्टिव लेंथ। तो हम इफ़ेक्टिव लेंथ के लिए देख लेते हैं क्या क्या कंडीशन रहेंगी। तो इफ़ेक्टिव लेंथ डिपेंड अपॉन एंड कंडीशन, मतलब हमारा एंड कैसा है उस पर डिपेंड करेगी कि हमारे इफ़ेक्टिव लेंथ की वैल्यू क्या रहेगी। अगर मेरे कॉलम के दोनों एंड हिंज हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, बोथ एंड आर हेल्ड एट पोजीशन, मतलब दोनों जो एंड हैं वो अपनी पोजीशन पे रहेंगे, बट नॉट रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन। हिंज में हमें पता है कि रोटेशन अलाउड होता है, तो इस कॉलम में रोटेशन अलाउड है, बट ये जो पॉइंट हैं वो अपनी पोजीशन से मूव नहीं कर सकते। तो इस केस में मेरा जो L इफेक्टिव आएगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, L के इक्वल। क्लियर? क्योंकि हिंज पे हम जानते हैं हिंज पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होती है। तो अगर दोनों पॉइंट हिंज हैं तो दोनों पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होगी। और हमारी इफ़ेक्टिव लेंथ की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि दो ज़ीरो बेंडिंग मूवमेंट वाले पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को ही हम इफ़ेक्टिव लेंथ बोलते हैं। तो इसमें मेरी इफ़ेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगी, जो इसकी टोटल लेंथ होगी वही इफ़ेक्टिव लेंथ हो जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन है मेरी वन एंड फिक्स अदर हिंज। तो हमारा एक एंड अब फिक्स हो गया है और दूसरा एंड हिंज है। इसका मतलब क्या हुआ, वन एंड इज हेल्ड इन पोजीशन, मतलब एक एंड पोजीशन में हेल्ड है एंड रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन। मतलब एक एंड पर ना तो ये अपनी पोजीशन से हिल सकता है, ना ही इसमें रोटेशन अलाउड है क्योंकि ये फिक्स्ड है। दूसरा एंड कैसा है, हिंज। तो हिंज का मतलब क्या हो गया, अपनी पोजीशन पे तो रहेगा बट इसमें रोटेशन अलाउड होगा। तो इस केस में मेरी जो इफ़ेक्टिव लेंथ की वैल्यू है वो थोड़ी डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं फिक्स्ड एंड पर कुछ मोमेंट आता है, तो इसकी वजह से मेरा जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार बनता है, और मुझे जो ज़ीरो मोमेंट है वो सपोर्ट से थोड़ा दूर मिलता है। तो इस केस में मेरे इफ़ेक्टिव लेंथ की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी। तो उस केस में इफ़ेक्टिव लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, L/√2। अब हम नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, बोथ एंड फिक्स्ड। पिछले कंडीशन में हमारा एक एंड फिक्स था, इस कंडीशन में हमारे दोनों एंड फिक्स हो गए। तो दोनों एंड फिक्स हो गए तो इस केस में मेरी इफ़ेक्टिव लेंथ जो है वो और डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इस केस में मेरी इफ़ेक्टिव लेंथ क्या आती है, L/2। पहले केस में L थी, दूसरे में L/√2, तीसरे केस में L/2। अब चौथा केस है मेरा वन एंड फिक्स एंड अदर एंड फ्री, मतलब एक एंड फिक्स है और दूसरा फ्री है। तो इस केस में मेरी इफ़ेक्टिव लेंथ की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस केस में L इफेक्टिव कितना आ जाएगा मेरा, 2L। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, वन एंड फिक्स्ड एंड अदर इज पार्शियली रिस्ट्रेन्ड। पार्शियली रिस्ट्रेन्ड मतलब उसमें कुछ रिस्ट्रेंड लगाया गया है। ये रिस्ट्रेंड रोटेशन के लिए भी हो सकता है और डायरेक्शन के लिए भी हो सकता है। तो इस केस में मेरा जो L इफेक्टिव है वो
इन दोनों कंडीशन के बीच में लाई करेगा। क्यों लाई करेगा? क्योंकि इस केस में क्या था, हमारा रोटेशन अलाउड था और इस केस में कुछ भी अलाउड नहीं था। तो मेरी जो एल इफ़ेक्टिव की वैल्यू है इन दोनों के बीच में लाई करेगी, जिसमें फुल रोटेशन अलाउड था और इसमें बिल्कुल भी रोटेशन अलाउड नहीं था। अब इसमें हमारा जो वैल्यू है रोटेशन की वो 0 से लेके मैक्सिमम तक हो सकती है। तो हमारी जो एल इफ़ेक्टिव की वैल्यूज़ है वो इन दोनों के बीच में लाई करेगी। अगर हम फुली इसको रिस्ट्रेन कर देंगे तो ये हमारा फिक्स्ड एंड जैसा कंडीशन बन जाएगा, और इसको फुल्ली अलाउ कर देंगे तो ये हमारी वन एंड फिक्स्ड अदर हिंज जैसी कंडीशन बन जाएगी। तो फिक्स जैसा हो गया तो हमारा जो एल इफ़ेक्टिव है वो L/2 हो जाएगा, और अगर हिंज जैसी कंडीशन बन गई तो एल इफ़ेक्टिव इज इक्वल टू L/√2 हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरा रैंकाइन थ्योरी ऑफ कॉलम फेल्यूर। तो हमारी जो यूलर थ्योरी थी वो लॉन्ग कॉलम के लिए एप्लीकेबल थी। अब हम देखते हैं हमारी रैंकाइन थ्योरी। तो दिस थ्योरी एज्यूम कंबाइन मोड ऑफ फेल्यूर। इस थ्योरी में दोनों फेल्यूर मोड को साथ में लिया गया है, दैट इज़ बकलिंग एंड क्रशिंग बोथ, हैंस इट इज़ एप्लीकेबल फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट कॉलम बोथ। तो ये थ्योरी क्या है, हमारी लॉन्ग और शॉर्ट कॉलम दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अब रैंकाइन क्रिपलिंग लोड, यूलर से जो लोड हमने कैलकुलेट किया था उसको हम बोल रहे थे बकलिंग लोड, क्योंकि उसमें हम फेल्यूर केवल बकलिंग के कारण एज्यूम कर रहे थे। इस केस में फेल्यूर हम बकलिंग और क्रशिंग दोनों के कारण एज्यूम कर रहे हैं, इसलिए इसमें हम क्या बोलेंगे, क्रिपलिंग लोड। तो हमारा रैंकाइन क्रिपलिंग लोड कैसे कैलकुलेट होगा, हम 1/P इक्वल टू 1/PE मतलब बकलिंग इफ़ेक्ट और 1/PC मतलब क्रशिंग इफ़ेक्ट, इन दोनों से जो लोड कैलकुलेट होके आएगा उनके कंबाइंड इफ़ेक्ट से जो लोड निकलेगा वो हमारा हो जाएगा रैंकाइन क्रिपलिंग लोड। तो रैंकाइन ने इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में क्यों रखा, इसके पीछे कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो 1/P इक्वल टू क्या हो गया, 1/PE प्लस 1/PC। PE का फॉर्मूला हमें पता है π² EI/LE²। अब होगा क्या, अगर कॉलम शॉर्ट होगा तो मेरी LE की वैल्यू कम होगी, और LE की वैल्यू कम होगी तो P की वैल्यू ज़्यादा होगी, और P की वैल्यू ज़्यादा होगी तो 1/P की वैल्यू कम होगी। किसके कंपैरिजन में, 1/PC के कंपैरिजन में। तो अगर ये वैल्यू कम होगी तो इसको हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर मेरा कॉलम शॉर्ट होगा तो मेरा जो लोड बचेगा वो क्या बचेगा, 1/P इक्वल टू 1/PC। और हमने पढ़ा है शॉर्ट कॉलम में जो फेल्यूर होता है वो क्रशिंग के कारण होता है, तो हमारा जो लोड निकलेगा वो किस कारण निकलेगा, PC के कारण। ये हुई शॉर्ट कॉलम की बात। अब अगर हमारा कॉलम लॉन्ग होगा, अगर लॉन्ग होगा तो π² EI/LE। अब हमारा कॉलम अगर लॉन्ग होगा तो LE की वैल्यू ज़्यादा होगी, LE की वैल्यू ज़्यादा होगी तो मेरे P की वैल्यू कम होगी, और 1/PE की वैल्यू ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू 1/PC। तो मैं क्या करूँगा, इस PC को 1/PC की वैल्यू को नेगलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू PE ये वैल्यू बहुत कम आएगी। तो अब इस केस में मेरा जो फेल्यूर लोड आएगा वो किस कारण आएगा, 1/PE, मतलब P जो लोड आएगा वो किस कारण आएगा, बकलिंग के कारण। तो हमने यही पढ़ा है कि लॉन्ग कॉलम में जो फेल्यूर होता है वो बकलिंग के कारण होता है। तो इस प्रकार से ये थ्योरी शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम दोनों में ही वैलिड हो जाती है।
तो इसको हमने जब सॉल्व किया तो ये मेरा फॉर्मूला आ गया P इक्वल टू पी सी इंटू पी ई अपॉन पी सी प्लस पी ई, जिसमें पी ई है हमारा यूलर्स बकलिंग लोड और पी सी है हमारा क्रशिंग लोड। यूलर्स बकलिंग लोड का फॉर्मूला हम पिछले वीडियो में ड्राइव कर चुके हैं और क्रशिंग लोड इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा सी इंटू ए। जो हमारा यील्डिंग स्ट्रेस है या क्रशिंग स्ट्रेस है उसमें मैं एरिया का इनटू कर दूंगा तो वो मेरा हो जाएगा क्रशिंग लोड। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, पी को कॉमन ले लेंगे नीचे से। जब मैं इसमें से पी कॉमन लूँगा तो मेरा क्या हो जाएगा, पी सी इंटू पी ई अपॉन, नीचे से मैंने पी कॉमन लिया तो पी कॉमन लिया तो इसमें बचा 1 और इसमें क्या हो जाएगा पी सी अपॉन पी ई, क्योंकि जब मैं P का अंदर इंटू करूँगा तो P से P कट जाएगा और हमारा केवल PC बचेगा। तो यहाँ से इस P से मैंने इस P को कैंसिल कर दिया तो अब हमारे पास क्या बचा, PC अपॉन 1 प्लस पी सी अपॉन पी ई। तो ये मेरा आ गया PC अपॉन 1 प्लस पी सी अपॉन पी ई। अब मैं PC की वैल्यू रख दूँगा सिग्मा सी इंटू ए और PE की वैल्यू रख दूँगा पाई स्क्वायर ई अपॉन लैम्डा स्क्वायर। और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा फाइनल फार्मूला आ जाएगा P इक्वल टू सिग्मा सी इंटू ए अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा लैम्डा स्क्वायर, और अल्फ़ा है मेरा क्या, रैंकाइन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होगी सिग्मा सी अपॉन पाई स्क्वायर इंटू ई। तो इस फॉर्मूले से जो लोड कैलकुलेट होके आएगा वो मेरा कौन सा लोड होगा, रैंकाइन क्रिपलिंग लोड।